और मैं हाजिर हूं शाम के 6 बजे सलाम दक्कन में दक्कन की तमाम अहम खबरों से आपको बाखबर करने के लिए। बुलेटिन का आगाज करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। 17 बागी एमएलएस को नाअहल करार दिए जाने के बाद कांग्रेस इंतखाबी तैयारियों में जुट गई है। रियासती सदर दिनेश राव गुंडू का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट भी उन्हें फटकार लगाएगी। ऐसे में कांग्रेस अवाम के बीच जाकर इनके कारनामे का खुलासा करेगी। सभी बागियों को अवाम मुखालिफ बताते हुए राव ने इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया। इस मौके पर टिप्पू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब पर रोक लगाने के फैसले को राव ने वोट की सियासत करार दिया। शेर मैसूर को अजीम मुजाहिद आजादी, बेहतरीन हुक्मरान और सेकुलर इंसान बताया गया। और कर्नाटक में चल रहे इस पूरे सियासी तमाशे पर मजीद मालूमात देने के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे नुमाइंदे जयपाल शर्मा मौजूद हैं। उन्हीं का रुख करेंगे यहाँ पर। जयपाल, कई अहम सवालात हैं यहाँ पर। पहला तो ये कि 17 जो बागी एमएलएज हैं उन्हें नाअहल करार दे दिया गया। इसके बाद अब कांग्रेस ने सोचा है कि अवाम के बीच जाकर इन एमएलएज के कारनामों का खुलासा करेंगे। आखिर कर्नाटक का सियासी तमाशा किस सिमत में जा रहा है, किस जानिब जा रहा है? कोई उम्मीद है भी या नहीं जयपाल कि खत्म हो जाएगा? ये देखिए, लगभग महीने भर की चली राजनीतिक उठापटक के बाद आज पहला मौका था जब कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ इकट्ठा हुए थे और वहां इकट्ठा होकर के उन्होंने एक के बाद एक कई मुद्दों के ऊपर चर्चा की। सबसे बड़ी चर्चा जो विषयों की की गई, उसके लिए 17 विधायक जिनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया स्पीकर के द्वारा, उनके ऊपर हुई और इलेक्शन अब होना अगले 6 महीने के अंदर है, इसकी तैयारी भी करनी थी। कांग्रेस ने साफ किया कि वो जिन्होंने हमारे साथ दगा किया उनको हमने निकाल बाहर कर दिया है और अब हम वैसे लोगों को टिकट देंगे जो वाकई एक्चुअली कांग्रेस के साथ जुड़ करके काम करते हैं या कांग्रेस के प्रति वफादार हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री बनने के साथ ही येदियुरप्पा ने टिप्पू सुल्तान जयंती को मनाने अब नहीं मनाई जाएगी ये करके फरमान जारी कर दिया था, तो उसके ऊपर में भी चर्चा हुई। कांग्रेस चाहती है कि अब उसे एक मुद्दा बनाया जाए और इसीलिए वो बार बार ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी दरअसल चाहती क्या है, क्योंकि उनके वो कहते हैं कोई ऐतिहासिक प्रमाण है उनके पास जिसके आधार पर टिप्पू सुल्तान ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े थे। तो ऐसे में अगर वो उस जयंती को मनाने से इनकार कर रही है तो उसके कारण बताने चाहिए। तो निश्चित रूप से वो एक राजनीतिक मुद्दा उसको बनाना चाहती है। और 17 बागी विधायक के बीच में सुप्रीम कोर्ट चले गए जहाँ उनकी सुनवाई होगी और इन सारी चीजों पर चर्चा करते हुए कांग्रेस दरअसल अपने आप के अंदर झांक कर देखना चाहती है कि ऐसी क्या वजह हुई जो इस तरह के हालात हुए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि कल तक जो सत्ता में थे आज वो विपक्ष में आ गए हैं, तब वो इसके अनुसार अपनी तैयारी। बिल्कुल जयपाल, इसी का नतीजा है जयपाल की एक तमाशा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू होने लगता है कर्नाटक में। जयपाल, अब जो टिप्पू सुल्तान की यौम पैदाइश तकरीब को ना मनाने की बात जो सामने आई है, सरकार की जानिब से कर्नाटक की हुकूमत की जानिब से रोक लगाई गई है इस पर, इसको लेकर अब कांग्रेस ने ये बखेड़ा शुरू किया है। लेकिन क्या हुकूमत की जानिब से कोई बात इस तरह की सामने आई कि आखिर क्यों यौम पैदाइश तकरीब को नहीं मनाने दिया जा रहा है? क्या दलील है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही कहती रही है कि टिप्पू सुल्तान जो है वो एक टायरेंट था और खास करके जो कुर्ग का इलाका है, कुर्ग और दक्षिण कन्नड़ा का इलाका है, वहाँ पर लोगों के ऊपर में उसने बहुत जुल्म किया। इसलिए वो उसको, और इतिहास में ये भी सच है कि टिप्पू सुल्तान जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई करते हुए शहीद हुए थे। उस वक्त वो अपना श्रीरंगपट्टनम का किला बचाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी लड़ाई हुई थी। इतिहास में ये दोनों ही फैक्ट है और इन दोनों फैक्ट के ऊपर में बैठ करके इन चीजों के ऊपर में इवैल्यूएशन तय किए जाने की जरूरत है। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, उसको लगता है कि कांग्रेस ने इस जो ये जयंती मनाना शुरू किया, दरअसल इसके पीछे कांग्रेस की वोट की राजनीति की सोच है और इसीलिए जो येदियुरप्पा ने कुर्सी पर बैठने के 2 दिन के अंदर में कैबिनेट के अंदर में डिसीजन को लिया और इस चीज के लिए उन्होंने फरमान जारी किया कि अब से जो है टिप्पू सुल्तान जयंती नहीं मनाई जाएगी। और इस बीच में अब जो उनके दल के लोग हैं उनके द्वारा भी अब ये मांग उठने लगी है कि पिछले 4 साल के दौरान जो टिप्पू सुल्तान जयंती मनाई गई और इस दौरान जो हिंसा हुई उसमें बहुत सारे लोगों के ऊपर में मुकदमे दर्ज हुए हैं, उन मुकदमों को भी वापस ले लेना चाहिए। ये बिल्कुल कुछ न कुछ लेकिन हो रहा है पिछले दिनों से लेकर अब तक। जयपाल, कभी तमाम सियासी बहरान पर तमाम अपडेट सामने आते रहे और अब ये टिप्पू सुल्तान को लेकर नया तनाजा शुरू हुआ है। बहरहाल ये सियासत है, यहाँ कुछ भी तय नहीं हो सकता, कब कौन किस जानिब मुड़े कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत शुक्रिया आपका जयपाल, आप जुड़े हमारे साथ इस खबर पर, बहुत बहुत शुक्रिया।
और बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। असदुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई अकबरुद्दीन पर 23 जुलाई को जज्बाती तकरीर करने का इल्जाम है, जिसे लेकर करीमनगर कोर्ट ने पुलिस को मामला दर्ज करने का हुक्म दिया है। इससे पहले पुलिस के एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था, लेकिन बीजेपी से जुड़े एक वकील ने अदालत से गुहार लगाई, जिसके बाद मामला दर्ज करने की हिदायत दी गई। वाज़ेह रहे कि करीमनगर में एक इजलास से खिताब करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग का जिक्र करते हुए कहा था कि उनके 15 मिनट वाले बयान से अभी भी काफी लोग दहशत में हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से कहा कि उन्हें आरएसएस, बजरंग दल जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों से डरने की जरूरत नहीं है। आइए आपको सुनाते हैं कि 23 जुलाई को अकबरुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा था। कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। क्या है अकबरुद्दीन ओवैसी से नफरत क्यों है? 100 सुनार की तो 1 लोहार की। 15 मिनट ऐसा ज़र्ब है जो अभी भी नहीं भर सका। ट्रिपल तलाक बिल को सदर जमहूरिया की मंजूरी मिलते ही यह कानून की शक्ल इख्तियार कर चुका है। बुध की देर रात इस बिल को सदर ने अपनी मंजूरी दे दी। इस कानून को 19 सितंबर 2018 से नाफिज माना जाएगा। 3 तलाक बिल को 25 जुलाई को लोकसभा में और 30 जुलाई को राज्यसभा में पास किया गया था। बिल को लेकर एमआईएम ने हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन पर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इतने अहम बिल के दिन भी खुद को मुस्लिम नुमाइंदा बताने वाले अरकान गैर हाजिर रहे। हालांकि अपोजिशन ने हुकूमत पर बिल को धोखे से पास कराने का इल्जाम लगाया है। गुलाम नबी आजाद का इल्जाम है कि इस बिल को लेकर हुकूमत तो पूरी तैयारी में थी, लेकिन ऑपोजिशन को नहीं बताया गया, जिससे दर्जनों ऑपोजिशन अरकान ऐवान में नहीं पहुंच सके। हालांकि मरकजी हुकूमत सभी इल्जामात से इनकार कर रही है। मैं चाहता हूं कि कौन सा बिल कब लिया जाएगा ये चेयरमैन और स्पीकर तय नहीं करते हैं। चाहे लिस्ट वहां से निकलती है, लेकिन ये सरकार देती है। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर में 3 दफा रहा हूं, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साइन करके देता है सरकार को हर शाम को या दिन को कि कौन सा बिल कब लिया जाएगा। तो ये आरोप चेयर पर नहीं है, सरकार ने ये बिल लगाया और सब एमपीज को, मैं तो बैंगलोर में था, तो सुबह जब ये छप के आया तो तब हम लोगों को पता चला कल सुबह कि ये ट्रिपल तलाक बिल लगा। किसी विपक्ष के साथी को 3 लाइन विप देने का मौका नहीं मिला, और ये बीजेपी के और एनडीए के सब लोग मौजूद थे। उसका मतलब है कि उन्होंने अपने एमपीज को पहले ही से ये बता दिया था कि ये बिल आने वाला है। जो ऐसे बोल रहे हैं उनको मैं इतना ही कह सकता हूँ, इधर दे आर इग्नोरेंट और deliberately they are talking like that. It was circulated 2 days in advance. It was in the list of business, regular list of business, not in supplementary list also. And everything was informed to them. And informed means in the formal way. But as far as what they are claiming is 6 bills which were supposed to be, they are claiming, supposed to be sent. We had told them that you suggest your name of the bills, whether to send or not to them, we will discuss with you. बुलेटिन में आगे। नेशनल मेडिकल कमीशन बिल की मुखालफत में मुल्क गिर पैमाने पर मुजाहरा हुआ है। इसी गाड़ी में केरल के डॉक्टर्स भी मुजाहरे में शामिल हुए। हड़ताल में जूनियर और रेजिडेंट डॉक्टर्स भी शामिल हैं, जिसे लेकर मरीजों का बुरा हाल है। अस्पतालों में सन्नाटा छाया है। डॉक्टरों का कहना है कि हुकूमत उनके साथ खिलवाड़ करना चाहती है। अपनी मनमानी के जरिए हुकूमत मरीजों के साथ भी खिलवाड़ करने पर तुली हुई है। बढ़ेंगे बुलेटिन में आगे। कर्नाटक के साबिक वजीर आला एस.एम. कृष्णा के दामाद और कैफे कॉफी डे के मालिक वीजी सिद्धार्थ की मौत के बाद रियासत उनके गम से उबरने में लगी है। लगातार 2 दिन की बंदी के बाद कैफे कॉफी डे भी आज खुले, जहां लोगों ने पहुंचना शुरू किया। हालांकि सभी कस्टमर्स सिद्धार्थ को एक बेहतरीन इंसान और गरीब परवर बताते नजर आए। उनका कहना है कि कॉफी डे के जरिए दुनिया में कर्नाटक की पहचान बनाने वाले सिद्धार्थ को भूलना
आसान नहीं है। वाज़ेह है कि मंगल की शाम बेंगलुरु से लापता हुए सिद्धार्थ की लाश कल सुबह नदी में तैरते हुए मिली थी, जिनका आखिरी रसूमात कल शाम अदा की गई। अपनी तिजारत के जरिए रियासत के हजारों लोगों को जरिया मास का सहारा देने वाले सिद्धार्थ की सभी तारीफ करते नजर आए। बुलेटिन में आगे, कर्नाटक के गुलबर्गा में मुकीम हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रजी अल्लाह अन्हु की बारगाह एक अकीदत का मरकज तो है ही, लेकिन बारगाह के आसपास मुकीम कदीमी इमारतें तारीखी नुक्ता नजर से खुसूसी अहमियत की भी हामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बारगाह के अतराफ का इलाका किसी कदीमी शहर का तस्वुर करता है। किले नुमा इमारत, बड़ा सा गेट, लकड़ी का कदीमी दरवाजा। आसारे कदीमा में दर्ज कोई तारीखी इमारत नहीं, बल्कि हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रजी अल्लाह अन्हु के खानदान के अफराद की रिहाइशगाह है, जहां पर मौजूदा सज्जादा नशीन मुकीम हैं। हजरत बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह पर्दा होने के बाद आपके जो है ना घर के लोगों के लिए, उनकी औलाद के लिए, बल्कि आज तक भी वो सब वहाँ रहते हैं। और रहने के लिए पूरा तामीर अहमद शाह वली बहमानी ने इस काम को अंजाम दिया। और ये पूरी जोड़ी जिसको बोलते हैं खिलानुमा जो जोड़ी है, ये सब उनकी अपनी औलाद को रहने के लिए बनवाया था उसने। हजरत ख्वाजा बंदा नवाज रजी अल्लाह अन्हु 800 हिजरी में दिल्ली से महाराष्ट्र के खुलदाबाद तशरीफ लाए। उस वक्त के हुक्मरान फिरोज शाह बहमनी के इसरार पर गुलबर्गा तशरीफ लाए। यहाँ पर मुकीम इमारतों की तामीर हजरत के पर्दा करने के बाद अलग अलग हुक्मरानों के जरिए तामीर कराई गई हैं। कुछ इमारतें निजाम सल्तनत में आसिफ जाही के जरिए तामीर कराई गईं। कुछ इमारतें दक्कन हुक्मरान आदिल शाह के दौर में बनी। रात के वक्त इन इमारतों की रंगत बदल जाती है और यहाँ एक रूहानी कैफियत तारी हो जाती है। एक बात है, तुमने इसमें हिस्सा ज़रूर लिया है मुख्तलिफ बादशाह, लेकिन बेसिकली बुनियादी तौर पर अहमद शाह वली बहमनी है तामीरी कामों में। ये आप ये देखेंगे, ये जो मस्जिद है आलमगीर बादशाह, उसका अगला हिस्सा देखेंगे आप, उसकी बनावट अलग है, उसकी बनावट अलग है। तो वो आसिफ जाही दौर का है। अच्छा, आसिफ जाही दौर का है। इस तरीके से मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी अकीदत से जिसको जो समझ में आया वो सज्जादगान से इजाज़त लेते थे, तामीर करते थे। यहाँ की इमारतों को देखकर ये एहसास होता है कि उस वक्त के हुक्मरान के नजदीक बुजुर्गाने दीन के लिए खासा एहतराम था और तसव्वुफ माशरे पर राइज था, जिसके फकत अब निशान बाकी हैं। जी सलाम के लिए गुलबर्गा से साजिद खान की रिपोर्ट।